पे इधर ध्यान दो। देखो आज जो हमारा चैप्टर चल रहा था ट्रांसफार्मर, इसका तीसरा लेक्चर है। इसमें फर्स्ट लेक्चर में हमने उसके परिचय की बात की, सेकेंड लेक्चर में हमने बात की उसके वर्किंग प्रिंसिपल, किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल जो होता है वहाँ से क्वेश्चन आता है, ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आप ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, क्या उसकी परिचय क्या है, क्या ट्रांसफार्मर क्या कार्य क्या है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर के सिद्धांत के बारे में थोड़ा सा मैं रिकॉल कर दूँ। तो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत है म्यूचुअल प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर, ठीक है। जिसे हम अन्योन्य प्रेरणा का सिद्धांत कहते हैं। अन्योन्य प्रेरणा का सिद्धांत सिर्फ और सिर्फ किस पर लागू होता है, एसी धारा पर लागू होता है, ठीक है। तो एसी धारा के बाद आप बात करेंगे ट्रांसफार्मर की। ट्रांसफार्मर जो है आपका एसी धारा पर ही कार्य करता है, एसी धारा से ही चलाया जाता है। ये एसी इलेक्ट्रिकल पावर को एसी इलेक्ट्रिकल पावर में ट्रांसफर करता है, परिवर्तित नहीं करता, चेंज नहीं करता, सिर्फ ट्रांसफर करता है, ठीक है। ये इसका कार्य था, इसका वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपका टॉपिक रहेगा, जैसे कि इसमें लिख के रखा है, ट्रांसफार्मर की संरचना। ट्रांसफार्मर की संरचना, ट्रांसफार्मर की जो संरचना है, आप देख रहे होंगे कि यार ट्रांसफार्मर संरचना कैसी। अपने ट्रांसफार्मर लगभग सभी ने देखा होगा। ट्रांसफार्मर आपके घर के बाहर जो गांव में या फिर रास्ते में आपने बहुत सारे देखे होंगे ट्रांसफार्मर। कैसे ट्रांसफार्मर, आपने एक बक्सा देखा होगा, बड़ा बक्सा होता है, बक्से में हमारे पास टर्मिनल निकले हुए होते हैं, कुछ और पार्ट्स उसके होते हैं जो आपके उसमें लगे होते हैं। उसकी संरचना जो है वहाँ उसका आउटर भाग का अगर देखा जाए तो उसमें कई डिजाइनिंग तरीके से उसमें कई पार्ट्स और लगाए गए हैं। लेकिन जो मेन ट्रांसफार्मर जो होता है वो क्या है, जो आप देख रहे हैं ना, बाहर से देखते हैं ट्रांसफार्मर तो वही है, लेकिन जो बाहर का जो कवच देखते हैं ना, उसमें आपको तरह तरह के कई आइटम्स और उसमें अलग अलग दिखाई देते हैं। कहेंगे सर कि ऐसा थोड़ी दिखता है, जैसे ये ऐसा तो नहीं है, तो कुछ अलग दिखता है। उसमें एक इधर से पाइप निकल रहा है, ये निकल रहा है, इधर से टैंक निकल रहा है, समझ में आ रही? ऐसा नहीं होता, वो तो सिर्फ हमने उसके इसकी सुरक्षा के लिए, इसका अलग अलग सेफ्टी के लिए हमने कई उसमें आइटम जो लगाए हैं, उसमें अलग अलग जो पार्ट्स उसके जो लगे हुए भाग जो है, उनका प्रत्येक का कुछ न कुछ कार्य है, प्रत्येक का अलग अलग कार्य है, ठीक है। उस संरचना एक सिर्फ बाहर का मॉडुलर दिखता है आपका, जो अंदर की बातें जो होती है ट्रांसफार्मर में, हमने जो बात कर रहे थे ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस, स्टैटिक डिवाइस के साथ साथ ये स्थिर भी। स्टैटिक का मतलब ये एक जगह स्थायी रहता है, ठीक है। स्थिर मतलब कि इसमें कोई भी पार्ट्स इसका रोटेट नहीं करता है, इसमें ये अंदर स्थिर रहता है, कोई भी आपका ट्रांसफार्मर रोटेटिंग पार्ट नहीं होता। बात समझ में आ रही है? तो अब देखो, जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर आपने जो सभी ने देखा है, उसकी डिजाइनिंग आपको अलग कुछ दिखती होगी, लेकिन जो उसका इंटरनली जो पार्ट्स होता है, अंदर जो भाग होता है उसका, तो ट्रांसफार्मर जो उसका अंदर का भाग जो होता है वो इस तरह से होता है। ये आपको यहाँ से संरचना दिखाई दे रही है, ठीक है। संरचना जो दिखाई दे रही है, जो आपको दिख रही है ट्रांसफार्मर की, इसमें आपको देखो इस तरह का स्ट्रक्चर आप देखेंगे। अगर उसको खोल के देखेंगे ट्रांसफार्मर को, तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा ट्रांसफार्मर का, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर जो है, इस ट्रांसफार्मर के जो स्ट्रक्चर है, इस ट्रांसफार्मर का स्ट्रक्चर जो ये आपको दिखाई दे रहा है, यही कार्य करता है। बाकी और तो उसमें उन चीज़ों को सही सुचारू रूप से चलाने के लिए लगाते हैं, लेकिन जो काम करने वाली जो डिवाइस होती है ट्रांसफार्मर की, वो यही करती है। इलेक्ट्रिकल पावर इधर से देंगे, इधर आपको मिल जाए। जैसे कि आपको यहाँ से आप देख रहे हैं, ये लोड टर्मिनल जिसको हम E2 कह रहे हैं,
इधर यहाँ आपका EMF E2 होगा। ये जो लोड टर्मिनल है और एक आपका ये है जो आपका ये सिंबल देखना है, ये AC सप्लाई का इसका है, AC सप्लाई, AC। ठीक है, हमने बात की थी ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग की। अगर यहाँ से हम देखें तो आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग कौन सी, जो ट्रांसफार्मर है उसकी संरचना के कुछ भाग होते हैं जिनमें से हम लिखें तो सबसे एक पहला लिखेंगे वाइंडिंग, वाइंडिंग। ठीक है, नंबर 2 कोर। ठीक है, कोर। इस तरह से इसके कुछ भाग होते हैं। जो ट्रांसफार्मर होता है, वाइंडिंग, कोर, अगर तीसरा पार्ट आप देखें तो कंटेनर होता है, कंटेनर। ठीक है, कंटेनर के बाद में अगर बात करें हम नंबर 4 टर्मिनल। ठीक है, इस तरह के इसके पार्ट्स हैं होते हैं, या और भी इसके छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिनके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। मोस्टली आप देख रहे हैं, यही चीज़ देख रहे हैं कि वाइंडिंग है। वाइंडिंग के आप ध्यान रखना, ये भी आपकी 2 होती है जैसे कि मैंने आपको बताया था। नंबर 1 प्राथमिक वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग, प्राथमिक वाइंडिंग जिसको हम प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है, और नंबर 2 होती है आपकी, मैं इधर लिख देता हूँ, सेकेंडरी। सेकेंडरी को हम लिखते हैं तृतीय, तृतीय वाइंडिंग, इसको हम सेकेंडरी वाइंडिंग के नाम से जानते हैं, सेकेंडरी। ठीक है, देखो वाइंडिंग जो आपकी 2 होती है, प्राथमिक वाइंडिंग और एक सेकेंडरी वाइंडिंग, द्वितीयक वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। आता है नेक्स्ट बात आपकी कोर। कोर आपकी देखो तो हम होती है ये जिस पर आप, ये आपकी कोर है जिस पर आप वायरिंग करते हैं, तो हम कहते हैं लेमिनेटेड कोर, लेमिनेटेड। लेमिनेटेड कोर। नेक्स्ट आपका आता है कंटेनर। कंटेनर वो होता है जिसमें आप इस चीज को, इस स्ट्रक्चर को अंदर रखते हैं, जिसकी आप बात करते हैं। अभी देखा है, अभी मैं बोल रहा था आपको, जैसे आपने ट्रांसफार्मर को देखा है, जिस रूप में आप ट्रांसफार्मर को देखते हैं बाहर से, वो रूप आपको जो बाहर से होता है, उसका कवच जो होता है, उसी को हम बोलते हैं कंटेनर। ये वाला पार्ट जो अंदर ट्रांसफार्मर के अंदर रखा होता है, जिसमें रखा होता है, वही आपका क्या कहलाता है, कंटेनर। बात क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे टर्मिनल। टर्मिनल आपके क्या होते हैं, देखो जिनसे आप, यहाँ मैंने लिखा भी है ग्राउंड टर्मिनल। टर्मिनल वो जिनसे हमें सप्लाई लेनी है और सप्लाई देनी है। ठीक है, तो इनमें से ये आपका ट्रांसफार्मर की संरचना आपको दिखाई दे रही होगी। ट्रांसफार्मर के जो भाग होते हैं वो लिंक्स होते हैं, इनमें से आपको बता दिया था, पहला वाइंडिंग, दूसरा कोर, तीसरा आपका कंटेनर और टर्मिनल। बात क्लियर है? इस तरह का आपका ट्रांसफार्मर का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है। अब हम जो बात करेंगे सबसे पहले नंबर 1 प्राइमरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग, देखो प्राइमरी वाइंडिंग, ये क्वेश्चन आता है कि आपको ये पूछता है, कंफ्यूजन होता है कि स्टूडेंट को कि प्राइमरी वाइंडिंग कौन सी होगी, सेकेंडरी वाइंडिंग कौन सी होगी।
तो हम प्राइमरी वाइंडिंग की बात करेंगे। प्राइमरी वाइंडिंग कौन सी होती है? प्राइमरी वाइंडिंग में लिखना है कि वह वाइंडिंग इसको ऐसे लिखो, ट्रांसफार्मर की वह वाइंडिंग जिसे सप्लाई से जोड़ा जाता है, सप्लाई से जोड़ा जाता है। वह वाइंडिंग जिसको सप्लाई से जोड़ा जाता है। प्राइमरी वाइंडिंग कौन सी वाइंडिंग होती है? जिसको सप्लाई से जोड़ा जाता है। अब देखो यहाँ मैंने देखो ये आपका सिंबल बना रखा है एसी सप्लाई का। आप मैं यहाँ से एसी सप्लाई दे रहा हूँ, तो ये वाइंडिंग आपकी कौन सी है? ये आपकी कौन सी वाइंडिंग कहलाएगी? प्राइमरी वाइंडिंग। और सेकेंडरी वाइंडिंग की अगर मैं बात करता हूँ, सेकेंडरी वाइंडिंग ये है ट्रांसफॉर्मर्स की वह वाइंडिंग होती है जिस के टर्मिनल को लोड से जोड़ा जाता है। लोड से या फिर इसमें लिख दो भार, ठीक है, भार से जोड़ा जाता है। बात क्लियर है? अब आपको समझ में आ गई होगी प्राइमरी वाइंडिंग कौन सी है और सेकेंडरी वाइंडिंग कौन सी है। तो अब जब भी आप ट्रांसफार्मर देखते हैं, जब भी आप ट्रांसफार्मर को देखोगे, जैसे कि मैंने कल आपको भी दिखाया था कि आप कल उसमें पूछ रहे थे सर इसमें प्राइमरी वाइंडिंग कौन सी है, सेकेंडरी वाइंडिंग कौन सी है। तो आपको प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग उसमें तो हमें कहीं कनेक्शन तो नहीं है, उसमें तो हम ये कहेंगे कि प्राइमरी वाइंडिंग का हम पता नहीं लगा सकते प्राइमरी वाइंडिंग ये है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। अब उसका पता करने का लिए आपका यही है कि जिस वाइंडिंग को आप सप्लाई से जोड़ेंगे वही वाइंडिंग आपकी प्राइमरी कहलाएगी। अब चाहे वो पहले उसकी वाइंडिंग को सेकेंडरी में थी, बात क्लियर है? तो इसका मतलब यह है कि जो आप जिस वाइंडिंग को हम सप्लाई से जोड़ते हैं, आपकी जैसे जहाँ विद्युत का उत्पादन होता है, विद्युत का उत्पादन होने के बाद उस सप्लाई को हम ट्रांसफार्मर में भेजते हैं। जैसे कि आपका यहाँ अल्टरनेटर कोई है, तो ये अल्टरनेटर से आपकी विद्युत का जनरेशन हुआ है और आपने ये विद्युत जो है आपने भेज दी है इधर, यहाँ से विद्युत बनी है और ये विद्युत को स्टेप अप करने के लिए हमने ट्रांसफार्मर में यहाँ से जोड़ी है। तो ये वाइंडिंग आपकी प्राइमरी कहलाएगी, ना कि ये, ठीक है। तो हमने जो वाइंडिंग को जोड़ा है, इस वाइंडिंग को हमने जोड़ा है, तो ये वाइंडिंग एसी सप्लाई से जुड़ी हुई है, तो ये वाइंडिंग आपकी क्या कहलाएगी? प्राइमरी वाइंडिंग। और जिससे विद्युत आप लोड के लिए, जिस भी लोड का मतलब आपने चाहे कोई भी डिवाइस लगाई है, आपके पास चाहे फैन के लिए आपने सप्लाई ली हो, या फिर किसी मशीन को चलाने के लिए आपने सप्लाई ली हो, या फिर आपने और किसी उपकरण को चलाने के लिए आपने सप्लाई ली हो, जिस साइड को आप उस उपकरण से जोड़ते हैं वो आपकी साइड कौन सी कहलाएगी? सेकेंडरी वाइंडिंग। तो अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, प्राइमरी वाइंडिंग कौन सी है, सेकेंडरी वाइंडिंग कौन सी है। ट्रांसफार्मर आपके पास रखा है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर छोटे छोटे जो होते हैं, 606 का होता है, 12012 का होता है, 2404 का होता है। इसका मतलब क्या होता है?
909 का भी होता है। इसका मतलब क्या होता है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, एक ऐसे भी होते हैं जिनकी रेटिंग लिखी नहीं होती और आपको सिंगल फेज ट्रांसफार्मर दिया है, दोनों की साइड टर्मिनल निकाल दिया, दो इधर और दो इधर, बात समझ में आई। उनमें से जिसमें लिखा नहीं है, जिसमें पता नहीं है, वो वाइंडिंग आपकी क्या कहलाएगी, जिसको आप सप्लाई से जोड़ेंगे वो प्राइमरी कहलाएगी, और जिसको आप लोड की तरफ जोड़ेंगे वो आपकी सेकेंडरी कहलाएगी। छोटे छोटे जो ट्रांसफार्मर है उसमें लिखा होता है 12 606। इसका मतलब है कि वो दो स्टेपों में आपको वोल्टेज को दे रहा है, 606 और 12 का मतलब है आपको 12 वोल्ट आपको दो स्टेप में मिल सकती है। वो ट्रांसफार्मर इसकी वाइंडिंग टेपिंग किया हुआ है 12 वोल्ट और दूसरी 12 वोल्ट, टोटली वो 24 वोल्ट निकालेगा। इसका मतलब ये होता है, बात समझ में आ रही है। तो आप 24 वोल्ट, यदि अगर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को हमने 230 वोल्टेज पे जोड़ा है तो जिधर 12 है उधर आपका क्या होगा, 12 टोटल आपको 24 वोल्टेज आपको आउटपुट में देखने को मिलेगी, सेकेंडरी साइड में आपको देखने को मिलेगी। यदि अगर सेकेंडरी साइड में आपने 24 वोल्ट उसको दी है ट्रांसफार्मर, तो आपको सेकेंडरी साइड में वापस से कितनी मिलेगी, 230 वोल्टेज। ठीक है, कम ज़्यादा जो होती है, मैंने आपको कल बताया था, वो डिपेंड करती है आपकी टर्न की संख्या के ऊपर। इसका EMF समीकरण जब देखेंगे तो आपको पता लगेगा, इसका क्वेश्चन करेंगे कि ट्रांसफार्मर इतने टर्न होंगे, इतना फ्लक्स जनरेट होगा तो आपको कितनी वोल्टेज आपसे प्राप्त होगी। ठीक है, कुछ चीज़ हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम जो पढ़ रहे थे प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग कौन कौन सी होती है, बात क्लियर है यहाँ पे। अब सुनो, अब यहाँ से बात आती है, एक क्वेश्चन बनता है कि आपकी जो वाइंडिंग होती है वो वाइंडिंग किसकी बनी होती है। नंबर 1, वाइंडिंग आपकी किसकी बनी होती है, तो आपको ध्यान रखना है कि वाइंडिंग है आपकी किसकी बनी होती है, सुपर इनेमल्ड, सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर, जिसको SE सुपर इनेबल्ड वायर के नाम से जानते हैं। हमने पढ़ा था ना कंडक्टर, कंडक्टर में आपका जब कॉपर आया था, कॉपर हमने पढ़े थे दो प्रकार के, हाइड्रोजन कॉपर, एक नरम एलॉय जो आपका कॉपर है, जो आपका उसको एनल्ड कॉपर कहा, एलॉय नहीं एनल्ड कॉपर कहा था। एनल्ड कॉपर में हमने पढ़ा था आपके 6 प्रकार के, SE DS DCCB, इस तरह से हमने जो कॉपर वायर पढ़े हैं उनमें से सबसे जो आपका फर्स्ट था सुपर इनेबल्ड था, जो कॉपर का होता है सबसे अच्छा वायर होता है, फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, बात क्लियर है। तो इसी वायर से हम इसकी वाइंडिंग को डिजाइन करते हैं। आजकल कॉपर की वाइंडिंग जो है वो बहुत कम की जा रही है, क्योंकि आपका जो ट्रांसफार्मर है इनको हम जहाँ जगह मिलती है वहीं पे आप को लगा देते हैं। और हमारा जो देश है इसमें चोरी करने वालों की कमी नहीं है, चलती लाइन में। ठीक है, और टैलेंट की भी कमी नहीं है, जो दिमाग है उसकी भी कमी नहीं है, पूरा दिमाग है। कैसे तोड़नी है लाइन को वो भी पता है, ट्रांसफार्मर कहाँ लगा हुआ है वो भी पता है, ट्रांसफार्मर को कैसे तोड़ना है ये भी पता है। जितना दिमाग चलाने वाले का नहीं वो चलता, जितना दिमाग बनाने वाले का नहीं चलता, उससे कहीं ज्यादा चोरी करने वाले का चलता है। और समझ में आ रही? तो इसलिए कॉपर वायर से जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो आपको जो छोटे लघु प्रकार के जो आपके ट्रांसफार्मर है वो तो आपके कॉपर वाइंडिंग के नहीं आ रहे हैं, इसके आ रहे हैं एल्यूमिनियम वाइंडिंग के आ रहे हैं। तो कॉपर आजकल महंगा होता जा रहा है, दिन पे दिन भ्रष्टाचारी बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, चोर चकोरी का मांग ज़्यादा होता जा रहा है, उस कारण ट्रांसफार्मर को चोर चकोर कर लेते हैं और वाइंडिंग के जो तार हैं इनको खोल के ले जाते हैं। इसलिए जो लघु प्रकार के, जो लघु का मतलब छोटे साइज के जो आपके ट्रांसफार्मर है वो आपकी कौन सी वाइंडिंग के आ रहे हैं, एल्यूमिनियम वाइंडिंग के आ रहे हैं। बात क्लियर है।
और जबकि बड़े बड़े जो आपके ट्रांसफार्मर है वो आपके किसी के बने हुए हैं, कॉपर के बने हुए हैं। बात क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोर की, ठीक है। कोर यहाँ लिख रहा हूँ मैं, नंबर देखो कोर, ये जो कोर है जिसपे हमने वाइंडिंग की, इन कोरों को हम बोबिन के नाम से जानते हैं। इसके नाम से, बोबिन के नाम से जानते हैं, या फिर हम पत्तियों के नाम से जानते हैं। ये कोर जो है किस पदार्थ की बनी होती है, किस धातु की बनी होती है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। सीरियल ट्रांसफार्मर में जो पत्तियां बनाई जाती है वो किस धातु की बनाई जाती है, और इसी की ही क्यों लेते हैं, ठीक है। ध्यान रखना आपकी जो जिस कोर क्या होती है, जिस जिन वस्तु, जिन पत्तियों पर वाइंडिंग करते हैं वे जिसके माध्यम से चुंबकीय फ्लक्स को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में स्थानांतरण फ्लक्स का एक सर्किट से दूसरे सर्किट में स्थानांतरण होता है, वह कोर कहलाते हैं। सिंपल सी भाषा में अगर कहूँ तो आपको जो आपकी कोर होती है वो कोर कौन सी होती है, जिन पे हम वाइंडिंग करते हैं, ठीक है। वाइंडिंग जिन पे करते हैं वो आपकी कोर कहलाती है। या फिर आप कह रहे कोर कौन सी होती है, जिनके माध्यम से आपका जो फ्लक्स होता है, चुंबकीय फ्लक्स होता है, तो एक सर्किट से दूसरे सर्किट में जो फ्लो होता है वो आपकी क्या कहलाती है, कोर कहलाती है। ध्यान रखना जो कोर है ये सिलिकॉन स्टील, सिलिकॉन स्टील की या CGRO का मतलब होता है कोल्ड CRGO होगा, CRGO कोल्ड रोड ग्रीन ओरिएंटेड पदार्थ की बनी होती
ध्यान रखना पूछता है कि जो ट्रांसफार्मर की कोर है किस पदार्थ की बनी होती है, तो ध्यान रखना आपको सिलिकॉन स्टील की या CrGO की बनी होती है। CrGO का पूरा नाम होता है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। ठीक है, ये ऐसे पदार्थ हैं जिनकी परमेबिलिटी अच्छी होती है, रिलेक्टेंस बहुत कम होता है। ठीक है, एक और पदार्थ होता है जिसको हम कहते हैं, जिससे भी हम जिसकी कोर बनाई जाती है वो होता है फेराइट। फेराइट पदार्थ, फेराइट पदार्थ, फेराइट पदार्थ की बनाई जाती है। ठीक है, ये ऐसे पदार्थ का ध्यान रखना इसके बारे में, यह ऐसे पदार्थ हैं जिनकी रिलेक्टिव रिलेक्टिविटी कम व परमेबिलिटी अधिक देखो, ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी रिलेक्टिविटी कम और परमेबिलिटी ज्यादा। रिलेक्टिविटी का मतलब होता है कि जो फ्लक्स को रोकता है, फ्लक्स के मार्ग में जो बाधा पैदा करता है। रिलेक्टिविटी का मतलब रेजिस्टेंस, एक प्रकार का जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में देखा तो उसमें रेजिस्टेंस होता है, इसमें क्या होता है, रिलेक्टेंस होता है, जो फ्लक्स को कम फ्लो होने देता है। तो ये जो पदार्थ है सिलिकॉन स्टील, कोल्ड रोल्ड स्टील या फेराइट पदार्थ, जो ये कोर बनाते हैं ना, ये इन्हीं पदार्थ की बनाते हैं। बात समझ में आई? इन पदार्थ की क्यों बनाते हैं, इन्हीं की ही क्यों बनाते हैं? एक तो बनाने का रीजन है कि ये पदार्थ जो है इनकी रिलेक्टिविटी कम होती है और परमेबिलिटी अच्छी होती है। परमेबिलिटी का मतलब चुंबकीयशीलता, चुंबकीय फ्लक्स को जो बाधा उत्पन्न कम होती है, मतलब उसकी फ्लक्स की कंडक्टिविटी। ठीक है,